हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द अधिकारी पाठशाला में। यह क्रॉनिकल सीरीज़ का तीसरा पार्ट है जिसमें हम नवंबर मंथ की क्रॉनिकल मैगज़ीन को कंप्लीट कर रहे हैं एक एक करके। आज हम इसमें देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी रिपोर्ट और सूचकांक। राज्य समाचार से रिलेटेड वीडियो बन चुकी है, राष्ट्रीय और आर्थिकी इसके बाद हम बनाएंगे। तो जिन्होंने इससे पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं वो इससे पहले वाली वीडियोज़ देख लें, उसके बाद इसके बाकी सारे सेगमेंट कंप्लीट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कुछ इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरों को हम देख लें। तो सबसे पहला है फ्रांस द्वारा फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता। 23 सितंबर 2025 को फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी है। इसके मुख्य तथ्य के रूप में देखें तो मान्यता देने वाले देश फ्रांस के साथ यूके, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने हाल ही में मान्यता दी थी। अमेरिका ने समर्थन नहीं दिया। संयुक्त राष्ट्र की स्थिति में फिलिस्तीन को देखें तो फिलिस्तीन 2012 से गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य है और पूर्ण सदस्य हेतु सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों का समर्थन और 5 स्थायी सदस्यों में कोई वीटो नहीं होना आवश्यक है। पहली मान्यता अल्जीरिया ने 15 नवंबर 1988 को सबसे पहले मान्यता दी थी। भारत ने भी इसे 1988 में मान्यता दी थी। विरोधी देश देखें तो अमेरिका सहित कम से कम 40 देश फिलिस्तीन राज्य को मानने से इनकार करते हैं। मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933 के अनुसार किसी क्षेत्र को संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता पाने हेतु स्थायी जनसंख्या, पारिभाषिक क्षेत्र, प्रभावी सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संबंध आवश्यक होते हैं। भारत और अमेरिका व्यापार संबंध सुधार। जयशंकर रूबियो की महत्वपूर्ण वार्ता। 22 सितंबर 2025 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की चर्चा की है। यह बैठक व्यापार और वीज़ा शुल्क विवादों के समाधान और संबंध सुधार के प्रयास के तहत हुई है। मुख्य तथ्य को देखें तो विवादित मुद्दे 50% अमेरिकी टैरिफ है, H-1B वीज़ा शुल्क वृद्धि, चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट छूट समाप्ति जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। स्थिर संवाद दोनों देशों ने व्यापार वार्ता को पुनः शुरू करने और प्राथमिक क्षेत्र में निरंतर संवाद बनाए रखने पर सहमति जताई है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी अमेरिका में मौजूद हैं और आगामी दौर की व्यापार वार्ता की तैयारी कर रहे हैं। विधिक और मानवीय चिंताएं। भारत ने H-1B शुल्क वृद्धि के मानवीय परिणामों की चिंता व्यक्त की है और प्रशासन से समाधान की उम्मीद की है। राजनीतिक पृष्ठभूमि। इस वार्ता के कुछ दिन बाद अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने भारत फिलिस्तीन संघर्ष को समाप्त करने का दावा दोहराया है, जिसे भारत ने खारिज कर दिया है। अब हम अगली न्यूज़ देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक न्यायालय से पश्चिम अफ्रीका के 3 देशों का बहिर्गमन। 22 सितंबर 2025 को बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से तत्काल बहिर्गमन की घोषणा की है। इसे नौ औपनिवेशिक दमन का उपकरण बताया जा रहा है। इसके मुख्य तथ्य देखें तो ICC की स्थापना 2002 में स्थापित की गई है। द हेग नीदरलैंड में स्थित है। केवल व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार है।
अधिकार क्षेत्र की बात करें तो सदस्य देशों की भूमि या उसके नागरिकों द्वारा किए गए अपराधों पर लागू है। 2025 तक 125 सदस्य देश। प्रमुख शक्तियों की बात करें तो अमेरिका, चीन, रूस और भारत आईसीसी के सदस्य नहीं हैं। इसकी आधिकारिकता को मान्यता नहीं देते हैं। आलोचना को देखें तो अफ्रीकी देशों पर पक्षपातपूर्ण न्याय का आरोप, अन्य क्षेत्रों के गंभीर अपराधों पर आईसीसी की निष्क्रियता। कार्यक्षमता आईसीसी के पास स्वयं की पुलिस नहीं है। गिरफ्तारी व परिवर्तन हेतु सदस्य देशों पर निर्भरता, धीमी प्रतिक्रिया व उच्च लागत। भारत और मोरक्को रक्षा सहयोग। अफ्रीका में रणनीतिक साझेदारी का विस्तार। 21 सितंबर 2025 को मोरक्को में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मोरक्को के रक्षा मंत्री अब्देल लतीफ लाउदी ने रक्षा सहयोग और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सहयोग भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता का हिस्सा है। संस्थागत ढांचा। एमओयू के रक्षा उद्योग, संयुक्त अभ्यास, सैन्य प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण हेतु रणनीतिक साझेदारी का ढांचा तैयार हुआ है। रणनीतिक सहयोग, आतंकवाद निरोध, समुद्री सुरक्षा, हिंद महासागर, अटलांटिक, साइबर सुरक्षा, शांति मिशन, सैन्य चिकित्सा और विशेषज्ञ विनिमय को द्विपक्षीय रोडमैप में शामिल किया गया है। डिफेंस विंग की स्थापना। राबात स्थित भारतीय दूतावास में नया डिफेंस विंग स्थापित किया गया है, जो रक्षा संवाद एवं औद्योगिक साझेदारी का स्थायी केंद्र है। तकनीकी सहयोग। भारत ने ड्रोन काउंटर, साइबर डिफेंस एवं डेवलपमेंट को प्रोडक्शन क्षमताओं में मोरक्को का समर्थन देने से प्रतिबद्धता जताई है। भारत अफ्रीकी रक्षा वार्ता। यह भारत की अफ्रीका नीति का एक प्रमुख मंच है, जिसकी शुरुआत 2020 में हुई थी। इसका उद्देश्य भारत और अफ्रीकी देशों के बीच रक्षा सहयोग को संस्थागत रूप देना है। नेक्स्ट है ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने दी फिलीपींस को राज्य की मान्यता। 21 सितंबर 2025 को ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने फिलिस्तीन को आधिकारिक रूप से स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे दी है। यह निर्णय पश्चिमी देशों की दशकों पुरानी विदेश नीति में बड़ा परिवर्तन है, जिससे इजराइल में तीखी प्रतिक्रिया हुई है। मुख्य तथ्य। 3 प्रमुख देशों की घोषणा। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने एक साथ फिलीपींस को राज्य का दर्जा दिया है। पुर्तगाल भी इसी दिन मान्यता देने वाला है। फ्रांस और अन्य राष्ट्र यूएनजीए सत्र में समर्थन दे सकते हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा, शांति और 2 राज्य समाधान के लिए यूके फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता देता है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने जीवन के शांतिपूर्ण भविष्य हेतु राज्य मान्यता साझेदारी पर बल दिया है। इजराइल प्रतिक्रिया। इजराइल ने इस घोषणा को हमारे अस्तित्व के लिए खतरा और आतंक के लिए इनाम कहकर यूएन में विरोध जताया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। वैश्विक मान्यता। यूएन के 193 देशों में से $140 देश फिलिस्तीन को पहले ही मान्यता दे चुके हैं। यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया पहले G7 देश हैं जिन्होंने यह कदम उठाया है, जिससे व्यापक वैश्विक बहस की संभावना है। H-1B वीजा शुल्क में बदलाव। नए आवेदकों पर $1 लाख की एकमुश्त व्यवस्था। 21 सितंबर 2025 को अमेरिका प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि H-1B वीजा के लिए 1 लाख नई शुल्क व्यवस्था केवल नए आवेदकों पर लागू होगी, रिन्यूअल या मौजूदा धारकों पर नहीं। मुख्यतः देखें तो एकमुश्त शुल्क। यह शुल्क केवल नए आवेदक पर लागू होगा। मौजूदा वीजा धारकों को पुनः प्रवेश पर शुल्क नहीं देना होगा।
प्रभाव। घोषणा के बाद इमिग्रेशन व ट्रैवल एजेंसियों में हलचल। कंपनियों ने कर्मचारियों को वापस बुलाना शुरू किया है। H1B आंकड़े 2022-23 में 72% भारतीय नागरिकों को शीर्ष 4 IT कंपनियों ने 20,000 प्लस कर्मचारियों को वीज़ा दिलवाया है। H1B वीज़ा कार्यक्रम यह अमेरिकी कंपनियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग व गणित STEM क्षेत्रों में विदेशी विशेषज्ञों को 3 वर्षों के लिए नियुक्त करने की अनुमति देता है, जिसे एक बार 3 वर्षों के लिए और बढ़ाया जा सकता है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की प्रशासनिक परिषदों में भारत का पुनः निर्वाचन। 18 सितंबर 2025 को दुबई में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 28वें UPU कांग्रेस में भारत के यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU की काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन व पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल में पुनः निर्वाचित किया गया है। मुख्य तथ्य सदस्य वर्तमान में 192 सदस्य देश है। भारत 1876 से सदस्य है। इसका मुख्यालय बर्न स्विट्जरलैंड में है। संरचना की बात करें तो संरचना कांग्रेस, सर्वोच्च निकाय, CA, नियामक व विधिक कार्य, POC, तकनीकी संचालन, अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो, लॉजिस्टिक सहयोग। भारत की भूमिका DigiPin UPI आधारित अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण डाकघर निर्यात केंद्र ITEC कार्यक्रम के तहत एशिया और अफ्रीका के डाक अधिकारियों को प्रशिक्षण। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है और 9 नवंबर 1874 को 22 देशों द्वारा बर्न संधि पर हस्ताक्षर कर जनरल पोस्टल यूनियन की स्थापना की गई। बाद में इसका नाम UPU रखा गया। संयुक्त राष्ट्र जेंडर स्नैपशॉट 2025 रिपोर्ट। 18 सितंबर 2025 को UN वीमेन व UNDESA द्वारा जारी जेंडर स्नैपशॉट रिपोर्ट के अनुसार यदि तत्काल कार्रवाई कार्रवाई नहीं की गई तो 2030 तक 351 मिलियन महिलाएं व बालिकाएं अत्यधिक गरीबी में रह सकती हैं। मुख्य तथ्य देखें तो महिला गरीबी दर 2020 से 10% पर स्थिर। जलवायु परिवर्तन व संघर्ष से जोखिम बढ़ा है। कार्य व प्रतिनिधित्व महिलाएं व पुरुषों की तुलना में 2.5 गुना अधिक समस्या घरेलू कार्य में लगती है। विश्व स्तर पर संसद में एक तिहाई से कम सीटें महिलाओं के पास हैं। डिजिटल अंतर की बात करें तो 2024 में पुरुषों की इंटरनेट पहुंच 70%, महिलाओं की 65%। अंतर समाप्त करने से 30 मिलियन महिलाएं गरीबी से बाहर आ सकती हैं। वैश्विक GDP में 1.5 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि संभव है। भारत में स्थिति देखें तो पर 2023 में 37% लोकसभा महिला प्रतिनिधित्व, 15%। NFHS 5 के अनुसार केवल 33% महिलाएं इंटरनेट उपयोग करती हैं। NCRB 2022 में महिलाओं के विरुद्ध 4 लाख से अधिक अपराध दर्ज हुए हैं। लैंगिक समानता हेतु वैश्विक प्रयास। संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य 5 महिलाओं व बालिकाओं को सशक्त करने पर केंद्रित है। बीजिंग घोषणा व CEDAW संधि लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध वैश्विक नीति व कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है। सऊदी अरब पाकिस्तान रक्षा समझौता। 18 सितंबर 2025 को पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत किसी एक देश पर आक्रमण को दोनों पर आक्रमण माना जाएगा।
मुख्य तथ्य देखें तो पृष्ठभूमि। यह समझौता कतर में आयोजित आपात अरब मुस्लिम शिखर सम्मेलन के बाद हुआ, जो इजराइल द्वारा हमास नेताओं पर हमले के बाद बुलाया गया था। उद्देश्य देखें तो द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाना व किसी भी आक्रामकता के विरुद्ध संयुक्त प्रतिरोध को सुदृढ़ करना। भारत की प्रतिक्रिया देखें तो भारत ने कहा कि वह इस विकास से अवगत है और राष्ट्रीय सुरक्षा व क्षेत्रीय स्थिरता के लिए इसके प्रभाव का अध्ययन करेगा। भारत सऊदी अरब संबंध 2023 से 24 में द्विपक्षीय व्यापार 42.98 अरब डॉलर। दिल्ली व रियाद घोषणाओं से रणनीतिक साझेदारी 2016 में पीएम मोदी को किंग अब्दुल अजीज शाह सम्मान प्राप्त। स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। यह ऐसा रक्षा समझौता होता है जिसमें दो देश किसी भी बाहरी आक्रमण को साझा खतरा मानते हैं और संयुक्त रूप से उसका विरोध प्रतिरोध करते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत का द्वारा फिलिस्तीन की राज्य की मान्यता के पक्ष में मतदान। 12 सितंबर 2025 को भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुत न्यूयॉर्क घोषणा के पक्ष में मतदान किया है, जिसमें फिलिस्तीन मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान व दो राष्ट्र सिद्धांत को समर्थन दिया है। मुख्य तथ्य। प्रस्ताव विवरण। फ्रांस द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को 142 देशों ने समर्थन दिया है, 10 देशों ने विरोध किया है व 12 ने मतदान से परहेज किया है। विरोधी देश अर्जेंटीना, हंगरी, इजराइल व अमेरिका ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान दिया है। घोषणा का उद्देश्य। गाजा युद्ध समाप्त करना, इजराइल व फिलिस्तीन संघर्ष का न्यायसंगत, शांतिपूर्ण व स्थायी समाधान सुनिश्चित करना। समाधान। भारत का समर्थन। भारत ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान, दो राष्ट्र समाधान व एक स्वतंत्र संप्रभु फिलिस्तीन राज्य की स्थापना का समर्थन किया है। भारत की भूमिका। भारत ने 1974 में पीएलओ को मान्यता दी और 1988 में फिलिस्तीन को राज्य के रूप में स्वीकार किया। अब तक 141 मिलियन डॉलर की विकास सहायता प्रदान की है भारत ने फिलिस्तीन को। फ्रांस के नए राष्ट्रपति सेबास्टियन लेकार्नो ने पदभार संभाला है। 11 सितंबर 2025 को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने संसद में विश्वास मत हारने के बाद फ्रांसवा बरुआ को हराकर सेबास्टियन लेकार्नो को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मुख्यतः देखें तो संवैधानिक ढांचा इसका क्या है। फ्रांस में 1958 में 5वीं गणराज्य की संविधान व्यवस्था के तहत अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली अपनाता है, जिसमें राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 8 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, परंतु उसे नेशनल असेंबली का समर्थन प्राप्त होना आवश्यक है। विश्वास मत अनुच्छेद 49 के अनुसार नेशनल असेंबली प्रधानमंत्री को विश्वास मत के माध्यम से पदच्युत कर सकती है। कार्यकाल। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, वह तब तक पद पर बना रहता है जब तक राष्ट्रपति व संसद दोनों का समर्थन प्राप्त होता है। विधानमंडल संरचना। फ्रांस की द्विसदनीय संसद में नेशनल असेंबली, प्रत्यक्ष निर्वाचन व सेनेट स्थानीय अधिकारियों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन शामिल होता है। नेक्स्ट है नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री ओली का इस्तीफा व कार्की की नियुक्ति। 9 सितंबर 2025 को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने देशव्यापी अहिंसक विरोधी प्रदर्शनों के कारण इस्तीफा दे दिया है। मुख्य तथ्य। सोशल मीडिया प्रतिबंध। सरकार के सोशल मीडिया प्रतिबंध के बाद युवाओं के व्यापक प्रदर्शन, जिसे जेनजी प्रदर्शन कहा गया, जिसमें काठमांडू, ललितपुर, भक्तपुर के कई हिस्सों में हिंसा और टकराव हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पीएम आवास समेत कई नेताओं के घरों पर हमला किया। संसद विघटन। राष्ट्रपति ने संसद भंग कर 5 मार्च 2026 को
2026 को नए चुनावों की घोषणा की है। सुनील कार्की की नियुक्ति 12 सितंबर 2025 को नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की। कार्यभार अंतरिम कैबिनेट का नेतृत्व करते हुए वे हिंसा को जांच, शांति बहाली व चुनावी तैयारी के जिम्मेदारी निभाएंगी। भारत प्रतिक्रिया। भारत ने नई सरकार का स्वागत करते हुए शांति व समझौता साझेदारी की आशा व्यक्त की है। ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 8 सितंबर 2025 को ब्राजील की पहल पर ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसकी पृष्ठभूमि भारत व ब्राजील पर अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ लगाए जाने की रही है। इसके मुख्य देखो तो भारत का रुख। भारत ने गैर भेदभावपूर्ण व नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली की रक्षा व लचीली आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता पर बल दिया है। ब्रिक्स विस्तार मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और यूएई ने नए पूर्ण सदस्य बने हैं। अब समूह वैश्विक जीडीपी का 40%, जनसंख्या का 49.5% व व्यापार का 26% प्रतिनिधित्व करता है। विकल्प निर्माण। ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक व सीआरए के माध्यम से दक्षिण सहयोग व वैकल्पिक वित्तीय प्रणाली को बढ़ावा दिया है। बहुपक्षीय सुधार। समूह यूएनएससी विस्तार व वैश्विक संस्थाओं में विकासशील देशों की भागीदारी हेतु प्रयासरत है। भारत के हित। भारत को रणनीतिक स्वायत्तता, मध्य पूर्व में पहुंच, वैश्विक दक्षिण की भूमिका व चीन के प्रभुत्व को संतुलित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। अगला है भारत ईरान रणनीतिक वार्ता। चाबहार बंदरगाह और क्षेत्रीय सहयोग पर बल। 7 सितंबर 2025 को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ईरानी समकक्ष अली अकबर अहमदियान से फ़ोन पर चाबहार बंदरगाह परियोजना पर क्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा की है। मुख्य तथ्य। चाबहार अनुबंध। मई 2024 में भारत ने ईरान के साथ 10 वर्षीय अनुबंध किया है। शहीद बहश्ती टर्मिनल भारत को अफगानिस्तान, मध्य एशिया व तथा पाकिस्तान को बाईपास कर सीधी पहुंच देता है। रणनीतिक महत्व। सीपीईसी व बीआरआई में चीनी निवेश की कमी के बीच चाबहार क्षेत्रीय ट्रांजिट हब के रूप में उभरा है, पाकिस्तान के प्रभाव को सीमित करता है। आईएनएसटीसी सहयोग। एनएसए ने अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे को गति देने पर व्यापार, ऊर्जा स्थिरता पर सहयोग विस्तार पर बल दिया है। शांतिपूर्ण व संतुलन। दोनों नेताओं ने रणनीतिक परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने व व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर सहमति जताई है। अब हम देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड करंट अफेयर। जिसमें पहला है भारत में बढ़ता कैंसर एक स्वास्थ्य चुनौती। ये लेसेंट की रिपोर्ट है। 26 सितंबर 2025 में प्रकाशित ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस स्टडी 2023 के विश्लेषण में 2004 देशों में 1990 से लेकर 1923 के कैंसर आंकड़े 2050 तक के अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं। मुख्य तत्व। वैश्विक अनुमान 2050 तक कैंसर के नए मामले 60.7% वृद्धि, मृत्यु दर में 74.5% वृद्धि। भारत में वृद्धि 1990 से 1923 के बीच कैंसर दर में 26.4% की वृद्धि, मृत्यु दर में 21.2% की वृद्धि। भारत के साथ 204 देशों में 168 वह है। प्रमुख प्रकार।
स्तन, फेफड़ा, ग्रासनली, पेट व प्रति लाख मृत्यु दर, मूक व प्रति लाख पर मृत्यु दर। जोखिम कारक 41.7% मृत्यु जाति कारकों से जुड़ी है। भारत में सुपारी, तंबाकू, गर्म पेय व अचार युक्त खाद्य पदार्थ प्रमुख कारण हैं। सरकारी प्रयास NPCDCS NCRP डे केयर कैंसर केंद्र कैश पहल बजट 2025-26 में 98.858 करोड़ का आवंटन। विश्व का पहला AI निर्मित कार्यशील वायरल जीनोम। 21 सितंबर 2025 को स्टैनफोर्ड व आर्क संस्थान के शोधकर्ताओं ने विश्व का पहला पूर्ण AI निर्मित वायरल जीनोम तैयार किया जो बैक्टीरिया को संक्रमित व नष्ट कर सकता है। मुख्य तथ्य: प्रक्रिया EVO नामक AI मॉडल को 20 लाख वायरल जीनोम पर प्रशिक्षित किया गया है। इसने फिक्स 174 नामक बैक्टीरियोफेज के 11 जीन व 5000 DNA अक्षरों की संरचना का अनुकरण किया है। विशेषता को देखें तो AI ने DNA के भाषाई नियम सीखकर एक नया, पहले कभी न देखा गया जीनोम तैयार किया है, जो प्रयोगशाला में कार्यशील सिद्ध हुआ है। उपयोगिता: यह खोज फेज थेरेपी में सहायक हो सकती है, विशेषकर एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया से लड़ने हेतु। महत्व को देखें तो यह केवल जीनोम पढ़ने व संश्लेषण से आगे बढ़कर AI द्वारा कार्यशील जीनोम डिजाइन करने की दिशा में पहला कदम है। भविष्य: तकनीक सस्ती व उन्नत होने पर डिजिटल वायरल जीनोम व रोग विशिष्ट फेज डिजाइन संभव होंगे। जीनोम यह किसी जीव की कोशिका में उपस्थित DNA का पूर्ण सेट होता है, जिसमें विकास व कार्य हेतु आवश्यक सभी सूचनाएं होती हैं। अगला है CAG द्वारा AI सक्षम लेखा प्रशिक्षण प्रणाली की शुरुआत। 18 सितंबर 2025 को भारत के नियंत्रण व महालेखा परीक्षक आयोग ने सार्वजनिक लेखा परीक्षण में दक्षता व स्थिरता हेतु AI सक्षम लार्ज लैंग्वेज मॉडल प्रणाली लागू करने की घोषणा की है। मुख्य तथ्य देखें। प्रभाव: बड़े डेटा सेट का स्वचालित विश्लेषण, दस्तावेज तैयारी में समय की बचत व जोखिम युक्त लेनदेन की पहचान में वृद्धि। कवरेज: रिमोट व हाइब्रिड ऑडिट से अधिक संस्थाओं का परीक्षण संभव बिना अतिरिक्त यात्रा लागत के। डिजिटल पोर्टल: कैग कनेक्ट से 10 लाख ऑडिट इकाइयों को एकीकृत डिजिटल इंटरफेस मिलेगा। पूर्व पहले GST डेटा ऑडिट तेलंगाना स्टैम्प विभाग का, रिमोट ऑडिट हरियाणा में, हाइब्रिड पश्चिम बंगाल का वर्चुअल PRI प्रमाणन। चुनौतियाँ: डेटा गुणवत्ता में अंतर, साइबर सुरक्षा जोखिम, AI की विश्वसनीयता व कानूनी बाधाएं। और लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित एल्गोरिदम होता है जो डीप लर्निंग तकनीकों व विशाल डेटा सेट का उपयोग कर भाषा को समझने, सारांशित करने, उत्पन्न करने व भविष्यवाणी करने में सक्षम होता है। अगला है गगनयान हेतु अंतरिक्ष सरीखे पृथ्वी आधारित प्रयोग। 18 दिसंबर 2025 को इसरो ने गगनयान कार्यक्रम के अंतर्गत मानव सहनशीलता मिशन प्रोटोकॉल व तकनीकी परीक्षण हेतु ज्ञानेक्स नामक एनालॉग प्रयोगों की श्रृंखला शुरू की है। मुख्य तथ्य हैं इसके। ज्ञानेक्स 1 ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप सिंह सदस्यों ने 10 दिन के पृथकवास में DRDO द्वारा विकसित भोजन पर रहते हुए 11 वैज्ञानिक प्रयोग किए हैं।
स्थान बेंगलुरु स्थित इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र में स्थैतिक मॉक अप सिम्युलेटर में प्रयोग संचालित। उद्देश्य इसका पृथकवास में व्यवहार, स्वास्थ्य पर प्रभाव, ऑनबोर्ड प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन। लद्दाख मिशन, ठंडे निर्जन क्षेत्र में अंतर्ग्रहीय आवास निर्माण का अभ्यास। तसोकार मिशन, होप आवास का परीक्षण उच्च यूवी, निम्न दबाव व लवड़ी परमफ्रॉस्ट जैसी मंगल जैसी परिस्थितियों का अनुकरण। एनालॉग प्रयोग, ये पृथ्वी पर किए गए ऐसे सिमुलेशन होते हैं जो अंतरिक्ष में भौतिक, मानसिक संरचना, संचालन संबंधी स्थितियों की नकल करते हैं। अगला है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। 18 सितंबर 2025 को इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंडिया एआई इम्पैक्ट 2026 का लोगो व प्रमुख पहलों का अनावरण किया गया। मुख्यतः वैश्विक मंच, यह पहली बार ऐसी ग्लोबल साउथ राष्ट्र द्वारा आयोजित एआई समिट है जो भारत को उत्तरदायी, समावेशी एआई अपनाने में नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रस्तुत करता है। इसके 3 सूत्र हैं: पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। प्रमुख पहले हैं उड़ान, ग्लोबल एआई पिच फेस्ट, भारतीय व विदेशी स्टार्टअप का प्रदर्शन, युवा एआई व एआई बाई हर युवाओं व महिलाओं द्वारा नवाचार को बढ़ावा, ग्लोबल इनोवेशन लैंग्वेज चैलेंज, जनहित समस्याओं हेतु क्राउड सोर्स्ड एआई समाधान, रिसर्च सिंपोजियम, अत्यधिक एआई अनुसंधान में सहयोग, CSIR द्वारा स्पिन 90 प्रोटीन की खोज। 16 सितंबर 2025 को हैदराबाद स्थित CSIR सेंटर ऑफ सेलुलर व मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों ने स्पिन 90 नामक प्रोटीन की खोज कर संरचना व गति में भूमिका की खोज की है, जिसे नेचर स्ट्रक्चरल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में प्रकाशित किया गया है। मुख्य तथ्य: स्पिन 90 की क्रिया, यह ARP2/3 कॉम्प्लेक्स के साथ मिलकर एक्टिन फिलामेंट को 150 डिग्री के कोण पर 2 दिशाओं में विकसित करता है, जिससे WBC रोगजनकों का पीछा करती है। कोशिका संरचना, एक्टिन नेटवर्क झिल्ली के समीप सघन होता है, जिससे प्रोटॉक्सिन बनते हैं जो गति व रक्षा में सहायक हैं। अनुसंधान तकनीक, क्रायोजेनिक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी से एक्टिन की प्रारंभिक अवस्था का परमाणु स्तर पर अवलोकन किया गया है। चिकित्सीय संभावनाएं, कैंसर प्रतिरक्षा, विकार, घाव भरने जैसी बीमारियों में नई दवाइयों की दिशा मिल सकती है। स्पिन 90, यह एक एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन है जो कोशिका के एक्टिन साइटोस्केलेटन को नियंत्रित करता है। यह प्रोटीन एक्टिन फिलामेंट के रीमॉडलिंग में सहायक होता है, जिसे कोशिका विभाजन, व्रण उपचार, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया व कैंसर मेटास्टेसिस जैसी प्रतिक्रियाओं में गति व संरचना सुनिश्चित होती है। दुनिया की पहली एआई मंत्री डेला 12 सितंबर 2025 को अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने डेला नामक एआई संचालित डिजिटल मंत्री को अपने मंत्रिमंडल में नियुक्त किया है। तो ये इम्पोर्टेंट है। डेला दुनिया की पहली एआई मंत्री, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुख्य तथ्य: डिजिटल मंत्री की भूमिका, डेला को सार्वजनिक निविदाओं से संबंधित सभी निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है, जिससे इन्हें 100% भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जा सके। नियुक्ति अधिकार, डेला को वैश्विक स्तर पर प्रतिभाओं की नियुक्ति व निविदाओं
घटनाओं का मूल्यांकन करने का अधिकार प्राप्त है। उद्भव: जनवरी 2025 में डीएला को पारंपरिक अल्बानिया परिधान में एक महिला के रूप में ई-अल्बानिया प्लेटफॉर्म पर डिजिटल सहायक के रूप में प्रस्तुत किया गया था। पृष्ठभूमि: अल्बानिया में सार्वजनिक निविदाएं लंबे समय से भ्रष्टाचार व अंतर्राष्ट्रीय अपराध नेटवर्क के केंद्रों से में रही है। प्रौद्योगिकी प्रयोग या नियुक्ति एआई के शासन व प्रशासन में उपयोग की दिशा में वैश्विक स्तर पर एक नई पहल है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तकनीक का स्थानांतरण: 10 सितंबर 2025 को बेंगलुरु में इसरो, एनएसआईएल, आरियन स्पेस और हॉल के बीच स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तकनीक के स्थानांतरण हेतु समझौता हुआ है। मुख्य तथ्य: एसएसएलवी तकनीक इसरो द्वारा विकसित 3 स्तरीय ठोस ईंधन वाहन 500 किलोग्राम तक के उपग्रहों को निम्न पृथ्वी कक्षा में लॉन्च करने में सक्षम। हस्तांतरण प्रक्रिया: हॉल 2 वर्षों में तकनीक अधिग्रहण करेगा। अगले 10 वर्षों तक डिजाइन, निर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण, एकीकरण, लॉन्च ऑपरेशन व प्रशिक्षण करेगा। रणनीतिक लाभ: एमएसएमई स्टार्टअप की भागीदारी बढ़ेगी। हॉल को निर्माण व व्यावसायिक उपयोग का अधिकार मिलेगा। लॉन्च साइट्स: श्रीहरिकोटा से इनक्लाइंड ऑर्बिट व कुलशेखरपट्टिनम से पोलर ऑर्बिट के लिए लॉन्च संभव। वैश्विक बाजार: एसएसएलवी भारत को छोटे उपग्रह लॉन्चिंग में तेज, सस्ता व विश्वसनीय विकल्प बनाकर वैश्विक हब बनाएगा। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यह भारत का हल्का, तेज व लागत कुशल लॉन्चर है जिसे नैनो सैटेलाइट, पृथ्वी अवलोकन, संचार, सैनिक व निजी अंतरिक्ष सेवाओं की मांग को पूरा करने हेतु डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है एंटेरोमिक्स व्यक्तिगत एमआरएनए कैंसर वैक्सीन। 9 सितंबर 2025 को रूस ने एंटेरोमिक्स नामक एमआरएनए आधारित कैंसर वैक्सीन को सार्वजनिक किया है जिसे प्रारंभिक क्लिनिकल परीक्षणों में 100% प्रभावशीलता प्राप्त हुई है। मुख्य तथ्य: विकास संस्थान: यह वैक्सीन रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय रेडियोलॉजी अनुसंधान केंद्र व रूसी अकादमी के एंगलहार्ट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तकनीकी आधार: एमआरएनए आधारित ऑन्कोलिटिक वैक्सीन है जो 4 हानिरहित वायरसों के संयोजन से कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करती है व प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करती है। प्रभावशीलता: यह आक्रामक ट्यूमर को सिकोड़ने, उनकी वृद्धि धीमी करने व कीमोथेरेपी, रेडिएशन जैसे दुष्प्रभावों से बचाने में सक्षम है। व्यक्तिगत अनुकूल: प्रत्येक वैक्सीन रोगी के आरएनए के आधार पर तैयार की जाएगी जिससे यह पूर्णतः व्यक्तिगत उपचार बनता है। भारत में प्रासंगिकता: कोलोरेक्टल व सर्वाइकल कैंसर मृत्यु दर के प्रमुख कारण है। यदि लागत व नियामक सहयोग मिले तो यह उपचार प्रणाली भारत में क्रांतिकारी हो सकती है। एमआरए वैक्सीन मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक अम्ल आधारित वैक्सीन शरीर की कोशिकाओं को एक विशिष्ट प्रोटीन बनाने का निर्देश देती है जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय होती है। नेक्स्ट है भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में 5 गुना वृद्धि का अनुमान। 9 सितंबर 2025 को भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में 2022 के 8.4 अरब डॉलर से बढ़कर 44 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान प्रस्तुत किया है जिससे वैश्विक बाजार में 8% हिस्सेदारी प्राप्त करने का लक्ष्य है। मुख्य तथ्य: वैश्विक भागीदारी भारत की वर्तमान हिस्सेदारी 2 से 3% है जो 2030 तक 8%, 2047 तक 15% तक पहुंचने की संभावना है। निजी कंपनियां: भारत में
400 से अधिक निजी कंपनियां हैं। 2024 में स्टार्टअप की संख्या 200 तक पहुंच गई है, जिन्होंने 2023 में $1.247 बिलियन का निवेश किया है। प्रमुख प्रक्षेपण: स्काई रूट ने भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस लॉन्च किया। निजीगत ढांचा: इन स्पेस, इसरो, NSIL व डोस के बीच स्पष्ट भूमिका वितरण किया गया। 2023 की रणनीति में निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया है। स्पेस विजन 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, 2040 तक चंद्रमा पर उतरना, 2027 में चंद्रयान 4, 2028 में वीनस ऑर्बिटर मिशन प्रस्तावित हैं। ये सारे मिशन आपको याद रखना है कि कब कौन सा मिशन लॉन्च किया जाएगा। अगला है भारत का हेल्थ AI वैश्विक नियामक नेटवर्क से जुड़ाव। 4 सितंबर 2025 को भारत ने हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क से जुड़कर स्वास्थ्य क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नियम को सुदृढ़ करने की पहल की है। मुख्यतः सहयोगी देश: भारत अब UK, सिंगापुर तथा अन्य देशों के साथ हेल्थ AI के तहत सुरक्षा प्रोटोकॉल साझा करेगा। क्लिनिकल सेटिंग्स में AI प्रदर्शन की निगरानी करेगा। हेल्थ AI जिनेवा स्थित स्वतंत्र गैर लाभकारी संस्था है जो AI आधारित स्वास्थ्य नवाचारों तक समान पहुंच को बढ़ावा देती है। GRN प्लेटफॉर्म नियामकों को सुरक्षा मानकों, सर्वोत्तम प्रथाओं व निगरानी तंत्र साझा करने की सुविधा देता है। सदस्य वैश्विक सार्वजनिक रिपॉजिटरी तक पहुंच प्राप्त होती है। भारत का लाभ: रोग निगरानी, टेलीमेडिसिन व सस्ती जांच में AI का उपयोग, वैश्विक मानकों से नियामक संरेखण, हेल्थ टेक स्टार्टअप की विश्वसनीयता में वृद्धि। भारत में एंटीबायोटिक का अत्यधिक उपयोग। 4 सितंबर 2025 को जारी हालिया भारत के एंटीबायोटिक अनियंत्रित उपयोग के आंत मस्तिष्क अक्ष के विघटन व मानसिक के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव की चेतावनी। मुख्य तथ्य: उपयोग स्थिति: भारत विश्व में एंटीबायोटिक उपयोग में शीर्ष पर है। ग्रामीण व अर्ध शहरी क्षेत्रों में बिना पर्ची बिक्री आम। कारण: आत्म चिकित्सा प्रवृत्ति, अनियमित फार्मेसिया, आर्थिक प्रोत्साहन व शीघ्र उपचार की उपेक्षा। मानसिक प्रभाव: आंत माइक्रोबायोटा असंतुलन से अवसाद, चिंता व संज्ञानात्मक गिरावट। न्यूरो इन्फ्लेमेशन से मस्तिष्क कार्य प्रभावित। संस्थानिक शोध: निमहांस व एम्स ने आंत मस्तिष्क संबंध की पुष्टि की है। समाधान: निमहांस सार्वजनिक जागरूकता नीति सुधार, पारंपरिक किण्वित खाद्य, क्लिनिकल एकीकरण व स्थानीय माइक्रोबायोम अनुसंधान में निवेश। स्थिर अवस्था अतिचालित टोकामक भारत परियोजना। 23 सितंबर 2025 को गांधीनगर स्थित प्लाजा अनुसंधान संस्थान ने स्थिर अवस्था अतिचालक टोकामक भारत फ्यूजन ऊर्जा जनरेटर हेतु रोडमैप प्रस्तुत किया है। मुख्य तथ्य: परियोजना विवरण। SST भारत एक फिशन हाइब्रिड रिएक्टर होगा जिसमें कुल 130 मेगावाट में से 100 मेगावाट फिशन से प्राप्त होंगे। जो ऊर्जा दक्षता: यह जनरेटर इनपुट की तुलना में 5 गुना आउटपुट देगा। 2060 तक 250 मेगावाट क्षमता वाले डेमो रिएक्टर विकसित करने का लक्ष्य। भारत प्रगति: SST
वन ने 650 मिलीसेकंड तक प्लाज्मा संधारण किया। SST भारत अगला चरण है। वैश्विक मानक फ्रांस का वेस्ट टोकामक 22 मिनट तक प्लाज्मा संधारण। चीन का ईस्ट 100 मिलियन सी पर 1066 सेकेंड ITER का लक्ष्य। न्यूक्लियर फ्यूजन वह प्रक्रिया है जिसमें दो हल्के परमाणु मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं जिससे अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह वही प्रक्रिया है जो सूर्य को ऊर्जा देती है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्ट 2 सितंबर 2025 को विश्व WHO ने वर्ल्ड मेंटल हेल्थ टुडे व मेंटल हेल्थ एटलस रिपोर्ट प्रकाशित की है। वैश्विक स्थिति 1 अरब से अधिक लोग मानसिक विकारों से ग्रस्त। 2021 में 7,27,000 आत्महत्याएं हुई हैं। प्रत्येक 100 मौतों में एक आत्महत्या के कारण होती है। प्रमुख विकार चिंता व अवसाद 2021 में 2/3 मानसिक रोगों के लिए उत्तरदायी। 20 से 29 आयु वर्ग में 1.8% की वृद्धि हुई है। लिंग भेद पुरुषों में ADHD व ऑटिज्म में अधिक, महिलाओं में चिंता, अवसाद व भोजन विकार अधिक है। SDG प्रगति आत्महत्या दर में 2023 तक 33% कमी। लक्ष्य के विरुद्ध अब तक केवल 12% कमी संभव है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 मानसिक स्वास्थ्य देखभाल हेतु भारत सरकार ने यह अधिनियम लागू किया जिसने आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से बाहर किया। नेक्स्ट है पर्यावरण और पारिस्थितिकी से रिलेटेड करंट अफेयर। तो इसमें पहला है राष्ट्रीय जल सुरक्षा पहल। मनरेगा के तहत जल संरक्षण को प्राथमिकता। 26 सितंबर 2025 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल सुरक्षा पहल प्रारंभ की है जिसके अंतर्गत मनरेगा ने जल संरक्षण कार्यों हेतु न्यूनतम व्यय अनिवार्य किया है। मुख्य तथ्य वित्तीय प्रावधान अतिशोषित डार्क जोन ब्लॉकों में 65%, अर्ध गंभीर ब्लॉकों में 40%, अन्य ब्लॉकों में न्यूनतम 30% मनरेगा निधि जल कार्यों पर व्यय अनिवार्य है। वार्षिक बजट 88,000 करोड़ को मनरेगा बजट में जल सुरक्षा हेतु निश्चित हिस्सा निर्धारित। आधार रिपोर्ट केंद्रीय भूजल बोर्ड की डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार ब्लॉक वर्गीकरण व निधि वितरण। कार्य के प्रकार चेक डैम, फार्म, तालाब, परकोलेशन टैंक, पारंपरिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार, जल पुनर्भरण, गड्ढे सिंचाई, चैनल वनीकरण। प्रमुख उद्देश्य यह पुनर्भरण, ग्रामीण रोजगार, महिला सशक्तिकरण, जलवायु अनुकूल व राष्ट्रीय जल मिशनों के साथ समन्वय, ऊर्जा व जल बुद्धिमत्ता के बीच वैश्विक संबंध। 26 सितंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की 2024 रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर ऊर्जा व AI के बीच बढ़ते संबंधों का रेखांकन किया गया है। वैश्विक परिदृश्य में देखें 2023 तक 945 TWS तक दोगुनी AI आधारित डेटा संचार सेंटर की मांग 4 गुना बढ़ेगी। वर्तमान खपत देखें तो बिजली का कुल 102% उपयोग करते हैं। 2023 तक यह 3 से 4% तक पहुंच जाएगा। स्टील उद्योग 7% बिजली का उपयोग करता है। भारत की स्थिति को देखें तो डेटा सेंटर मांग 2024 में 1.2 GB से बढ़कर 2023 तक 4.5 GB। AI आधारित केंद्र 40 से 50 TWH वार्षिक बिजली खपत होगा। क्षेत्रीय वितरण मुंबई में 41%, चेन्नई में 23%, NCR में 14%। क्षमता भारत
दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। पर्यावरणीय जल उपयोग, पर्यावरणीय प्रभाव, एआई मॉडल प्रशिक्षण से उच्च ऊर्जा व जल उपयोग, जीपीयू टीपीयू अपग्रेड से कचरा वृद्धि, CO2 उत्सर्जन की आशंका। भारत से अद्यतन NDC लक्ष्य। 23 सितंबर 2025 को भारत ने घोषणा की कि वह ब्राज़ील में नवंबर में आयोजित होने वाले COP30 सम्मेलन के प्रारंभ तक अपने अद्यतन राष्ट्रीय निर्धारित योगदान प्रस्तुत करेगा। प्रमुख तथ्य। दो 2022 राष्ट्रीय निर्धारित योगदान। भारत ने 2023 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 स्तर से 45% घटाने, विद्युत क्षमता का 50% गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने व 2 अरब टन का कार्बनिक सिंक बनाने का लक्ष्य रखा है। 2023 रिपोर्ट। भारत ने 2005 से 19 के बीच उत्सर्जन तीव्रता में 33% कमी दर्ज की है। 2025 की स्थिति। जून तक भारत की 50% विद्युत क्षमता गैर जीवाश्म स्रोतों से स्थापित। NDC 3.0 2035 के लिए उत्सर्जन कटौती लक्ष्य दर्शाएगा कार्बन बाजार। 2026 तक 23 प्रमुख क्षेत्रों हेतु अनिवार्य उत्सर्जन लक्ष्य व प्रमाण व्यापार व्यवस्था लागू होगी। राष्ट्रीय निर्धारित योगदान। ये पेरिस समझौते के तहत प्रत्येक देश द्वारा प्रस्तुत जलवायु लक्ष्य होते हैं, जिनका उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से अधिकतम 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है। प्रदूषित नदी खंडों की स्थिति। CPCB की जल गुणवत्ता रिपोर्ट 2023। 22 सितंबर 2025 को CPCB ने अपनी द्विवार्षिक नदी स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 2023 में स्नान हेतु अनुपयुक्त नदी स्थलों की संख्या 807 दर्ज की गई है, जो 2022 में 815 थी। मुख्य तथ्य। BOD आधारित प्रदूषण। 2023 में 807 स्थलों पर जैव रासायनिक ऑक्सीजन मानकों से अधिक प्रदूषण पाया गया। PRS आंकड़े। 2023 में 271 नदियों में 296 प्रदूषित जलखंड। 2022 में 279 नदियों में 311 PRS। प्रमुख राज्य। महाराष्ट्र में सर्वाधिक हैं 54 PRS, केरल में 31 है, MP में, मणिपुर में 18 है, कर्नाटक में 14 है। प्राथमिक श्रेणी। 30 mgl से अधिक BOD वाले PRS की संख्या 2022 के 45 से घटकर 2023 में 37 हो गई है। प्रदूषित नदी खंड। ये ऐसे नदी क्षेत्र हैं जहाँ BOD स्तर पर 3 mgl से अधिक होता है, जिससे जल स्नान व उपयोगों के लिए अनुपयुक्त होता है। संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्री संधि। 21 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र की राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे समुद्री जैव विविधता संधि को मोरक्को व सिएरा लियोन द्वारा अनुमोदन के साथ 60 अनुमोदकों की सीमा प्राप्त हुई, जिससे यह जनवरी 2026 में प्रभावी होने की दिशा में अग्रसर है। मुख्य तथ्य। राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे समुद्री जैव विविधता संधि। यह अनक्लॉज के तहत समुद्री जैव विविधता संरक्षण हेतु उच्च समुद्री क्षेत्रों में लागू एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। वर्तमान स्थिति। केवल 144% उच्च समुद्री क्षेत्र संरक्षित। संधि का लक्ष्य 2030 तक 30% भूमि व समुद्री क्षेत्र का संरक्षण है। प्रावधान। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में MPS की स्थापना। MGRS का न्यायसंगत लाभ। साझा गहन समुद्री खनन व कार्बन पृथक्करण हेतु EIA अनिवार्य। भारत की भूमिका। जुलाई 2024 में भारत की केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा संधि पर हस्ताक्षर की स्वीकृति। EEZ से परे रणनीतिक उपस्थिति व SDG 14 के प्रति प्रतिबद्धता।
क्लीन प्लांट कार्यक्रम। भारत में रोग मुक्त फल वर्धन हेतु नवाचार। 21 सितंबर 2025 को कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय ने एशियाई विकास बैंक के सहयोग से क्लीन प्लांट कार्यक्रम का कार्यान्वयन स्तर पर आगे बढ़ाया है, जिससे नर्सरी प्रमाणन प्रशिक्षण, फसल विशिष्ट निदान प्रोटोकॉल व वित्तीय दिशा निर्देश शामिल है। तथ्य: कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड व तकनीकी प्रगति हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर लाभार्थी किसानों को वायरस मुक्त उच्च गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री, उपभोक्ताओं को पोषण युक्त व स्वादिष्ट फल, निर्यात में वृद्धि, समावेशिता, सभी किसानों हेतु सुलभ सामग्री, महिलाओं की भागीदारी व क्षेत्रीय जलवायु अनुसार विविध किस्मों का विकास, संबद्धता, मिशन लाइफ व वन हेल्थ पहल से जुड़ाव, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने हेतु पौध स्वास्थ्य प्रबंधन सहयोगी योजना, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर 2014-15 में लागू हुआ था। प्रकाश प्रदूषण से जैव विविधता पर प्रभाव। 16 सितंबर 2025 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है। 16 सितंबर को प्रकाशित एक वैश्विक अध्ययन के अनुसार रात में कृत्रिम प्रकाश पक्षियों के व्यवहार को प्रभावित कर रहा है, जिससे कई प्रजातियां सूर्यास्त के बाद 1 घंटे तक सक्रिय रहती हैं। प्रमुख कारण शहरीकरण, वाणिज्यिक गतिविधियों में अत्यधिक रोशनी, अनियंत्रित एलईडी उपयोग व आवासीय क्षेत्रों में अनावश्यक प्रकाश प्रभाव। प्रवासी पक्षियों व निशाचर जीवों व कीटों को जैविक घड़ियां बाधित होती हैं। पौधों की प्रकाश संश्लेषण व पुष्पन चक्र प्रभावित होता है। मानव स्वास्थ्य पर रात में कृत्रिम प्रकाश मेलाटोनिन उत्पादन को दबाता है, जिससे अनिद्रा, तनाव व संज्ञानात्मक क्षमता में कमी आती है। प्रकाश प्रदूषण यह पर्यावरणीय प्रदूषण का एक रूप है, जिसमें कृत्रिम प्रकाश प्राकृतिक अंधकार को बाधित करता है। इस प्रदूषण से निशाचर जीवों की गतिविधियां, प्रवासन, प्रजनन व भोजन चक्र इस प्रदूषण से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है भारत की पहली भू-तापीय ऊर्जा नीति। 16 सितंबर 2025 को नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भारत की पहली भू-तापीय ऊर्जा नीति जारी की, जिसका उद्देश्य 2070 तक नेट शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है। मुख्य तथ्य: नीति उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी व सतत विकास को बढ़ावा देना। कार्यान्वयन ढांचा: अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, पायलट परियोजनाएं, IREDA व DFI से सॉफ्ट लोन उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना और प्रगति रिपोर्टिंग। वित्तीय प्रोत्साहन: दीर्घकालिक रियायती ऋण, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, VGF, आयात शुल्क, GST छूट, कर अवकाश व शीघ्र मूल्यह्रास लाभ। राज्य दिशा निर्देश: 3 से 5 वर्ष की खोज अनुमति, एकल खिड़की स्वीकृति प्रणाली, रियायती भूमि पट्टा, जनजातीय क्षेत्रों में सहभागिता व क्षतिपूर्ति। संभावित क्षमता: GSI द्वारा 381 गर्म जल स्रोतों की पहचान। 2022 के भू-तापीय एटलस के अनुसार भारत में 10,600 मेगावाट की क्षमता। यूनेस्को की अस्थायी सूची में भारत के साथ प्राकृतिक विरासत। 15 सितंबर 2025 को भारत के 7 नए प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की स्थायी सूची में शामिल किया गया। भारत की कुल प्रविष्टियां 62 से बढ़कर अब 69 हो गई, यानी कि टेंटेटिव लिस्ट में अब 69 संख्या हो गई है भारत की। मुख्यतः महाराष्ट्र से है। पंचगनी महाबलेश्वर के डेक्कन ट्रैप कोयना वन्यजीव अभयारण्य के अंदर स्थित है। कर्नाटक के सेंट मैरी द्वीप समूह 85 मिलियन वर्ष पुराने कॉलमर बेसाल्टिक शैल संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। मेघालय में
मावम लू गुफा सहित गुफा तंत्र होलोसेन युग के मेघालयन काल का वैश्विक संदर्भ बिंदु नागालैंड का नागा हिल ओफियोलाइट महासागरीय क्रस्ट महाद्वीपीय प्लेट व उत्थान प्लेट विवर्तनिकी का दुर्लभ उदाहरण। आंध्र प्रदेश व केरल एरामट्टी डिम्बालू तिरुमला हिल्स व वर्कला क्लिप्स जलवायु व भू आकृतिक इतिहास को दर्शाते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत यह यूनेस्को द्वारा संरक्षित ऐसे सांस्कृतिक व प्राकृतिक स्थल होते हैं जो वैश्विक महत्व के होते हैं। भारत इन स्थलों की पहचान व नामांकन हेतु भारतीय पुरातत्व संरक्षण नोडल एजेंसी है। ऑफशोर एक्वीफर्स समुद्री मीठे जल स्रोतों की खोज 10 सितंबर 2025 को वैज्ञानिकों ने अटलांटिक महासागर के नीचे न्यू जर्सी से मेन तक फैले विशाल ऑफशोर मीठे जल एक्वीफर की पुष्टि की है जो समुद्री जल के नीचे भूमिगत जल की पहली वैश्विक ड्रिलिंग पहल है। मुख्य तथ्य भंडारण अनुमान 2021 के अध्ययन के अनुसार महासागरों के नीचे लगभग 10 लाख घन किलोमीटर मीठा जल मौजूद है जो पृथ्वी के स्थलीय भूजल भंडार का 10% है। स्थान अमेरिका ऑस्ट्रेलिया चीन दक्षिण अफ्रीका यूरोप। महत्व संयुक्त राष्ट्र 2023 के अनुसार 2030 तक मीठे जल की मांग आपूर्ति से 40% अधिक होगी। ऑफशोर एक्वीफर्स रणनीतिक जल भंडार बन सकते हैं। चुनौतियाँ $25 मिलियन की लागत इंजीनियरिंग कठिनाइयाँ पर्यावरणीय जोखिम गैर नवीकरणीय जल स्रोत व अंतर्राष्ट्रीय स्वामित्व विवाद प्रमुख बाधाएं हैं। ऑफशोर एक्वीफर्स समुद्र तल से नीचे स्थित छिद्रयुक्त चट्टानों व तलछट में मीठे जल से संतृप्त संरचनाएं होती हैं जो तटीय जल से 90 किलोमीटर तक फैली हैं। खनिज अन्वेषण हेतु वन भूमि पर ड्रिलिंग में छूट 5 सितंबर 2025 को पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति ने वन क्षेत्रों में खनिज अन्वेषण हेतु ड्रिलिंग छूट को विस्तारित करने की मंजूरी दे दी है। मुख्य तत्वों को देखें तो इसके बोरहोल सीमा अब 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 6 इंच व्यास के 62 से 80 बोरहोल की अनुमति दी गई है। पूर्व में 25 बोरहोल 80 बोरहोल 80 शॉर्ट होल की सीमा थी। प्रतिबंधित क्षेत्र संवेदनशील परिस्थितियों जैसे प्रजनन स्थल जल स्रोत उच्च जैव विविधता क्षेत्र सांस्कृतिक व धार्मिक वन स्थल में ड्रिलिंग निषिद्ध है। आवश्यकता दुर्लभ पृथ्वी खनिज लिथियम कोबाल्ट निकल व जैसी खनिजों की खोज ऊर्जा व रक्षा क्षेत्र हेतु महत्वपूर्ण लाभ केंद्रीय मंजूरी में देरी से बचाव निजी निवेश को प्रोत्साहन परियोजना विकास में गति व लागत दक्षता। वन संरक्षण अधिनियम 1980 यह भारत में वन भूमि गतिविधियों हेतु केंद्रीय मंजूरी की आवश्यकता सुनिश्चित करता है। 2023 में अधिनियम में संशोधन कर अन्वेषण ड्रिलिंग वन गतिविधि के रूप में वर्गीकृत किया गया था। महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण योजना 5 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1500 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य द्वितीयक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों के पृथक्करण व उत्पादन हेतु पुनर्चक्रण क्षमता का विकास करना है। मुख्य तथ्य योजना अवधि वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक 6 वर्षों की अवधि। लाभार्थी बड़े पुनर्चक्रणकर्ता व स्टार्टअप सहित छोटे पुनर्चक्रणकर्ता 1/3 राशि छोटे इकाइयों होती है। आरक्षित प्रसारण 20% पूंजी की सब्सिडी व संस्थागत सब्सिडी अधिकतम व
फीड स्टॉक, ई कचरा, लिथियम आयन बैटरी, स्क्रैप वाहन, अनस्क्रैप जैसे एंड ऑफ लाइफ वाहनों के कन्वर्टर। स्थैतिक जानकारी। महत्वपूर्ण खनिज। भारत ने 23 खनिजों को महत्वपूर्ण श्रेणी में रखा है, जिनमें से लिथियम, कोबाल्ट, टंगस्टन, टाइटेनियम व वैनाडियम आदि शामिल हैं। इनका उपयोग बैटरियों, सौर वाहनों व रक्षा उपयोगों, चिकित्सा उपकरणों व इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। पर्यावरण ऑडिट नियम 2025। 4 सितंबर 2025 को पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण ऑडिट नियम 2025 अधिसूचित किया, जो पर्यावरणीय अनुपालन निगरानी को सुदृढ़ करने हेतु एक प्रमुख सुधार है। प्रमुख तथ्य। निजी एजेंसियां इस मंत्रालय द्वारा अधिसूचित पर्यावरण ऑडिट नामित एजेंसी से प्रमाणित होकर ऑडिट के रूप में पंजीकृत हो सकती है। प्रमाणीकरण प्रक्रिया योग्यता व अनुभव की जांच या परीक्षा द्वारा ऑडिटर का प्रमाणन किया जाएगा। पंजीकृत पर्यावरण ऑडिट। सैंपलिंग विश्लेषण, क्षतिपूर्ति गणना, ग्रीन क्रेडिट नियमों, अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत ऑडिट हेतु उत्तरदायी होंगे। निगरानी तंत्र। पर्यावरण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में एक स्टीयरिंग समिति कार्यान्वयन की निगरानी व सुझाव देगी। पर्यावरण ऑडिट एक प्रणालीबद्ध प्रक्रिया है, जिसमें किसी परियोजना, गतिविधि या प्रक्रिया के पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन, सत्यापन, विश्लेषण किया जाता है। यह प्रक्रिया पर्यावरणीय कानूनों के अनुपालन की निगरानी, पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करती है। शहरी ध्वनि प्रदूषण संकट नीति शिथिल, संकट गंभीर। 2 सितंबर 2025 को शहरी भारत में प्रदूषण को एक उपेक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के रूप में चिन्हित किया गया है। स्वास्थ्य संकट के रूप में ध्वनि प्रदूषण को चिन्हित किया गया है। विशेषकर विद्यालयों व अस्पतालों के संवेदनशील क्षेत्रों में अनुमेय सीमा से अधिक डेसिबल स्तर पाए गए हैं। मुख्य तत्व। प्रमुख स्रोत। यातायात जाम, हॉर्न, निर्माण कार्य, धार्मिक राजनीतिक आयोजकों में लाउडस्पीकर, पटाखे व डीजल जनरेटर। स्वास्थ्य प्रभाव। उच्च रक्तचाप, नींद विकार, श्रवण हानि, हृदय तनाव, बच्चों व वृद्धों में मानसिक व विकासात्मक बाधाएं। पर्यावरणीय प्रभाव। पशु व्यवहार, प्रजनन व आवास उपयोग। कानूनी ढांचा। WHO के अनुसार शांत क्षेत्रों में दिन में 50% dB, रात में 40 dB सुरक्षित सीमा। CPCB द्वारा 2021 में ननमन शुरू किया गया था। 2000 संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 21 के तहत गरिमामय जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 48A के तहत पर्यावरण संरक्षण का निर्देश। अब हम कुछ रिपोर्ट और सूचकांक को देख लेते हैं। पहला है 18वां वैश्विक नवाचार सूचकांक। 16 सितंबर को वैश्विक बौद्धिक संपदा ने पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट के सहयोग से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इनोवेशन एट अ क्रॉसरोड्स का 8वां संस्करण जारी किया। यह सूचकांक विश्व अर्थव्यवस्थाओं में परिस्थिति का पहला संस्करण 2007 में लॉन्च किया गया था। इसमें भारत 38.8 समग्र स्कोर के साथ 139 देशों में 138 रैंक है। इंडिया की 2015 में 81 के स्थान पर थी। भारत इस सूचकांक में 37 निम्न
मध्यम आय वाले देशों एवं मध्य एवं दक्षिण एशिया क्षेत्र की 10 अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष पर है। इसमें शीर्ष देश पर है स्विट्जरलैंड है, स्कोर है 66.0, 15 वर्षों से पहले स्थान पर है। दूसरा है स्वीडन 62.6 स्कोर है और थर्ड स्थान है यूएसए 62.6 है। नीचे के 3 देश हैं अफ्रीकी देश, नाइजर 139 है, सबसे लास्ट नाइजर है, फिर अंगोला 138, कांगो 137। इसमें आपको भारत की रैंक, टॉप 3 रैंक और लास्ट में कौन सा देश है वो याद रखिएगा आप लोग। वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन को अगर हम देखें तो इसकी स्थापना 14 जुलाई 1966 को की जाती है। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड। WIPO संयुक्त यूएन की एक एजेंसी है। इसमें इस टाइम 193 सदस्य देश हैं। भारत 1975 में इसमें शामिल हुआ था। इसका मुख्य कार्य देखें तो बौद्धिक संपदा के संरक्षण और प्रोत्साहन हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, वैश्विक स्तर पर पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, औद्योगिक डिजाइन और नई प्रौद्योगिकियों से जुड़े IP अधिकारों का विकास। उसके बाद है 19वां विश्व शांति सूचकांक। यह सिडनी ऑस्ट्रेलिया वैश्विक थिंक टैंक अर्थात व शांति संस्थान ने ग्लोबल पीस इंडेक्स का 19वां संस्करण जारी किया है। यह 2007 से प्रकाशित होता है। इसमें 163 देश शामिल हैं और 99.7 जनसंख्या को ये कवर करता है। प्रमुख क्षेत्रों को देखें तो इसमें सामाजिक व सुरक्षा, घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की तीव्रता, सैन्यीकरण की स्थिति। सूचकांक का पैमाना स्कोर 1 सबसे शांतिपूर्ण से लेकर 5 सबसे कम शांतिपूर्ण तक रहा है। भारत की स्थिति अगर इसमें देखें तो सबसे अधिक शांतिपूर्ण देश इसमें जो है आइसलैंड है। 2008 से लगातार ये शांतिपूर्ण देश रहा है। सबसे ज़्यादा स्कोर इसका 1.095 पर है। सबसे कम शांतिपूर्ण रूस है, 163 रैंक है इसकी, 3.441 स्कोर है इसका। और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें भारत 115वां स्थान है भारत का और 2.229 स्कोर है। 2024 में 116वें स्थान पर था, एक स्थान का सुधार हुआ है। क्षेत्रीय प्रदर्शन दक्षिण एशिया क्षेत्र में भारत ने बांग्लादेश में 23वें पर है, पाकिस्तान 144, अफगानिस्तान 158 में है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस को अगर हम देखें तो इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। मुख्यालय इसका सिडनी में है। यह एक स्वतंत्र गैर लाभकारी वैश्विक थिंक टैंक है। इसका उद्देश्य शांति और आर्थिक विकास है। ये कुछ अन्य रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है जैसे ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, इकोनॉमिक थ्रेट रिपोर्ट। नेक्स्ट है राज्य ऊर्जा सूचकांक। 26 अगस्त 2025 को विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने राज्य ऊर्जा सूचकांक का 6ठा संस्करण जारी किया है। यह ऊर्जा कुशल अर्थव्यवस्था के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका पहला संस्करण 2018 में जारी हुआ था। 2023-24 के लिए 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का आकलन किया गया है। इसमें 66 संकेतकों का उपयोग किया गया है। इसमें देखें समूह 1 में है महाराष्ट्र, समूह 2 में है आंध्र प्रदेश, समूह 3 में है असम, समूह 4 में है त्रिपुरा।
अगर हम अग्रणी फ्रंट रनर की बात करें तो 5 स्टेट में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु है। अचीवर्स में राज्य असम और केरल है। प्रतिस्पर्धी राज्यों में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी है। तो इसमें यूपी का आपसे पूछा जा सकता है कि यूपी किस में है, तो प्रतिस्पर्धी में है। और समूह 1 में महाराष्ट्र में है। और फ्रंट रनर में कौन है, तो आंध्र प्रदेश है। और अचीवर्स में असम और केरल है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को देखें तो इसकी स्थापना इसकी 2001 के तहत मार्च 2002 में हुई थी। नोडल मंत्रालय विद्युत मंत्रालय है। भारत सरकार उद्देश्य सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता व संरक्षण को बढ़ावा देना है। उसके बाद आता है 10वां NIRE इंडिया रैंकिंग। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क का 10वां संस्करण जारी किया है। इसमें 23 श्रेणियां 7,692 संस्थानों को शामिल किया गया है। इसमें हरित प्रथाओं को मापने के लिए एक नई सतत विकास लक्ष्य श्रेणी को शामिल किया गया इस बार। इसमें 5 मापदंडों शिक्षण, लर्निंग और संसाधन, अनुसंधान, व्यावसायिक अभ्यास, स्नातक परिणाम व आउटरीच व समावेशिता व सहकर्मी धारणा पर रैंक किया जाता है। इसमें देखें तो समग्र श्रेणी में IIT मद्रास है। इंजीनियरिंग में इसमें भी IIT मद्रास है। विश्वविद्यालय में देखें तो ICC बेंगलुरु है। अनुसंधान संस्थान में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। प्रबंधन में IIM अहमदाबाद है। चिकित्सा और दंत चिकित्सा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स नई दिल्ली है। कृषि और संबंध क्षेत्र से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। विभिन्न में है नेशनल लॉ ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। फार्मेसी में है नई दिल्ली जामिया हमदर्द। उसके बाद कॉलेज की बात करें तो नई दिल्ली स्थित हिंदू कॉलेज। राष्ट्रीय संस्थागत फ्रेमवर्क को देखें तो ये NIRF भारत में उच्च संस्थानों का मूल्यांकन करने के लिए एक पारदर्शी और व्यापक संस्था है। इसे 29 सितंबर 2015 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका पहला संस्करण 2016 में आया था। नेक्स्ट है IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। 9 सितंबर 2025 को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने IMD द्वारा इस रैंकिंग को जारी किया गया है। मूल्यांकन का दायरा भारत की स्थिति। भारत इस वर्ष 36 भारत का स्कोर 36.06 है। स्थान इसकी 63 है और गिरावट आई है। 2024 में 58 स्थान पर था। तो ये रही नवंबर मंथ की कॉन्कर मैगजीन की अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय और रैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर। अब इसका नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।